सारे पूरे नहीं होते, कंस्ट्रक्शन देखने में बड़ा नहीं करना। चलो शुरू करें बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC ऑलमोस्ट सारी खत्म कर ली थी, है ना। आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो किसके बेसिस पर है? आइसोमेरिज्म NCERT में साफ साफ दे रखा है ना, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अच्छा, इन टेक्स्ट वगैरह के जो क्वेश्चन है मैंने आपको बोल रखा है, एक दिन वीडियो बनाएंगे, उसी दिन जो है सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज सारे एक ही दिन कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप जो क्लासेस होती हैं उसके बाद जैसे ही जो भी इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा उनको प्रैक्टिस करके आते रहिए और डाउट्स मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड्स जो देखने में तो अलग हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्या रहता है बेटा? सबसे पहले सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक चीज को, इंपॉर्टेंट क्या है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10 से जब आपने आइसोमर्स बनाने सीखे थे कार्बन के, तब से आप लोग जानते हो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, वो हमारे पास क्या रहने वाला है बेटा? आइसोमर्स रहने वाले हैं। अब ये आइसोमर्स जो हैं इनको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम लोगों को एक तरीके से डिफाइन नहीं करा जा सकता। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन देखो, आइसोमेरिज्म मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी इतना डिटेल में करा रखा है, पूरा डिटेल पोजीशन से लेकर टॉटोमेरिज्म सारे आइसोमेरिज्म मैंने करा रखे हैं आपको। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आइसोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स, मेटामर्स, मैंने सारे आपको करा रखे, राइट। सो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म है वो इतनी टफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी सिंपल एंड मोरओवर जो तुम्हें टफ लगता होगा इक्का दुक्का, वो आज आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको दो टाइप से बांट दिया है, एक बांटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से और दूसरा बांटा है हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो सबसे पहला है वो हमारे पास क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास आएगा बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद NCERT के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो एक लिंकेज आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आएगा, और फिर लास्ट में बेटा हमारे पास क्या आएगा? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर आप लोगों को NCERT ने तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से दे रखा है, कई जगह पर आपको कह देंगे कि भाई सॉल्वेट को हाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें छोटा सा अंतर होता है। हाँ, दोनों में कुछ बातें सिमिलर हैं पर बिल्कुल सेम है ये बातें गलत है, बिल्कुल सेम है ये बात गलत है, बिल्कुल सेम ये नहीं होते हैं, ठीक है। सो ब्लर नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तो हमारे पास ये 4 आइसोमेरिज्म जो हैं ये हमें देखने होते हैं। स्टीरियो की बात करेंगे तो 2023 के बोर्ड में आप लोगों का वैसे तो आइसोमेरिज्म ही शायद उड़ा हुआ है, बट स्टीरियो और तो पूरा उड़ा हुआ है, यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करा दूंगा। जो बच्चे JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएंगे वो किसके आएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं, बस शेप पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके के कोई शेप हुआ करते थे। जैसे आपको पता होता है कि टेट्राहेड्रल नाम का एक शेप हुआ करता था, ऑक्टाहेड्रल नाम का एक शेप हुआ करता था, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब कराया करता था, है ना। तो वो सारी चीजें आप लोगों को मालूम रहनी चाहिए। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। तो सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसी होती है, क्या होती है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा इट अराइजेस। आयोनाइजेशन क्या लिखेंगे? इट अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयंस। किस किस के बीच में हो रहा है बेटा? याद रखिएगा ये एक्सचेंज होता है आपके पास बिटवीन लिगैंड एंड काउंटर आयन, बिटवीन लिगैंड एंड काउंटर आयन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ और उसमें बच्चे कुछ गलती करते हैं, उन गलतियों का ध्यान रख के चलना। जैसे कि NCERT ने हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म दे रखी है, एक ही एग्जांपल इसका दे रखा है लिंकेज का, राइट। और इस लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको मैंने आयोनाइजेशन कराया, कौन सा, सॉरी आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो CONH3 इसका दे रखा है, राइट। और बाहर इसने क्या दे रखा है? सल्फेट दे रखा है, राइट। अगर बेटा मैं इसका आइसोमर बनाना चाहता हूं तो मुझे फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा?
सेम फॉर्मूला रखना पड़ेगा। और सेम फॉर्मूला रखते समय मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं CONH3 5, SO4 अंदर कर देता हूं और Br बाहर कर देता हूं, तो ऐसे केस में अगर आप ध्यान से देख रहे हो इन दोनों कंपाउंड में केवल और केवल यहां से एक लिगेंड, ये तो लिगेंड था अभी, तो अंदर जब रखा हुआ है तो लिगेंड की तरह काम कर रहा है ये, और बाहर का जो काउंटर आयन है इसके बीच में एक्सचेंज हो गया है। अगर आप इस वाले को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर आप इस वाले को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सल्फेट के आयंस देगा। किसके आयंस देगा? सल्फेट के आयंस देगा। लेकिन जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये किसके आयंस देगा? ब्रोमीन के आयंस देगा। यानी कि जो आप लोगों का कंपाउंड है अगर आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपके पास जो काउंटर आयन होगा, यानी कि जो बाहर की तरफ आयन होगा उसे हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं, उसी का टेस्ट आप लोगों को मिलता है। तो अगर आपको सल्फेट का टेस्ट चाहिए इस ग्रुप में तो कौन सा वाला आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये वाला आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो एक्सचेंज हुआ है लिगेंड और काउंटर आयन का हुआ है Br और SO4 का, और Br और SO4 का। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमारे पास यही लाइन कहती है आयोनाइजेशन, हालांकि पहले लिंकेज कराया था पर अब मैंने आयोनाइजेशन लिख दिया पहले। इट अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सेल्फ इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगैंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगैंड व्हिच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। समझ में आ गया? तो इतने जो भाषा इसमें लिखी हुई है इसमें सारी चीजें हम लोगों ने सेम, कोई बड़ी चीजें इसने नहीं लिखी है। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कह दूं लेट्स से यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन देखा जाए, यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ रहा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं PT NH3 4Cl2 और बाहर मैं आपको देता हूं Br। क्या ये कंपाउंड आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो देखो सिंपल सी बात है, यस सर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे कर सकता है? सर जो बाहर वाला आयन है उसको अंदर ले जाओ, अंदर वाले को बाहर लेके आ जाओ, ये तो कर लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो इसके जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं पहले वो देख लेते हैं कैसे कैसे। यहां पर देखिए PT NH3 का 4 Cl एक Br बाहर से अंदर लेके आ गए, Cl 2 थे, फिर एक Cl बाहर लेके जाऊंगा और एक Br बाहर लेके जाऊंगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? दूसरा काम एक और कर सकता हूं, PT NH3 4 दोनों के दोनों Br2 अंदर लेके आ जाता हूं और 2 Cl2 बाहर लेके चला जाता हूं। भाई एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है? लिगैंड और काउंटर आयन के बीच में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये तो पॉसिबल है। तो यानी कि इसका ये आइसोमर बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। एक चीज और देखो, ऐसा भी तो कर सकता हूं, दोनों Cl बाहर कर दूं, एक Br अंदर कर दूं। भाई तीसरा केस जो स्पेशल केस है वो ये PT NH3 4, मैंने बोला एक Cl अंदर रहने देता हूं, एक Cl बाहर रखता हूं और एक Br2 बाहर। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि आयोनाइजेशन आइसोमर कैसे कैसे बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपल, ये तो काम किया कि भाई आयंस का एक्सचेंज कर रहा हूं, तो एक आइसोमर आपको ये भी दिख रहा होगा। लेकिन ये जो आइसोमर है क्या ये आइसोमेरिज्म की गिनती में काउंट होगा? क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो, और होगा तो क्यों होगा? सर आपने स्पेशल केस बोल दिया इससे नहीं होगा, है ना? ये तो हम समझ गए थे। लेकिन बेटा ये आइसोमर नहीं है। सारी चीजें पूरी होने के बाद भी अगर हमने कोई गलती करी है तो वो आपसे एग्जामिनर ऐसी गलती की अपेक्षा करता है और आप लोग ऐसी गलती करते भी हैं जो कि वो चाहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने चौथा वाला आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाया है, एक्सचेंज बराबर का होना चाहिए। बराबर का एक्सचेंज की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहले केस में ऐसा हुआ, कुछ भी हुआ, बराबर का एक्सचेंज से अच्छा है। आप जो शब्द बोलेंगे उनको ध्यान रखिए। यू मस्ट मेंटेन, ऑलवेज मेंटेन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड, यानी कि आप आइसोमर्स बनाइए जितने बना सकते हैं, इस बात से एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग ये नहीं कर सकते कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही बदल रहे हैं। यहां पर देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 और 2 6। यहां पर देखेंगे, अब मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूं तुम लोगों को। सारे के सारे यूनिडेंटेड लिगेंड है, 4 5 6, 4 और 2 6। इसमें देखना 4 और 1 5, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 5 हो गया। तो 5 का केस क्या इसके साथ आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? नहीं,
हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख के कह देना कि सर ये आइसोमर है, लेकिन नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ऑफ द मॉलिक्यूल। भाई आइसोमेरिज्म कैसे दिखा देगा जब वो सेम ही नहीं रहा। 6 के केस में वो ऑक्टाहेड्रल होता है, 5 के केस में वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। जब चेंज ही हो गया स्ट्रक्चर, ये ऑक्टाहेड्रल रहा ही नहीं भाई, डिफरेंट स्ट्रक्चर तो सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे ना, अभी तो मॉलिक्यूल ही अलग हो गए। तो आप लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सॉरी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या चीज चेंज नहीं कर सकते, उसकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यानी कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे चीजें क्लियर है। अब जो आयनाइजेशन के बाद आता है वो हमारे पास लिंकेज कर लेते हैं। पहले लिंकेज बहुत आसान है, इसको डाल देता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। लिंकेज बहुत ही आसान आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आप लोगों को 2-3 चीजें याद रखनी पड़ती हैं और 2-3 चीजों को दिमाग में भी रखना पड़ता है। पहला तो ये, जहां पर भी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स दिखेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स याद है, जो जिनके पास हाँ दोनों साइड से अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन बनाते एक तरफ से है ना, जैसे कि NO2ONO, NCS SCN, CN NC, ये जहां पर भी आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म का, whenever ambidentate ligands are formed, ambidentate ligands are present in the compound, then they will show कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, then they will show लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ में आता है। जैसे कि अब मैं आपसे कहता हूं, सिंपल सी बात है, अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, प्लेटिनियम का ले लेते हैं, प्लेटिनियम NH32NO, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके कितने आइसोमर्स आपके बनेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा सर? इसके सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आप देख रहे हो एक NO2 बन सकता है और दूसरा आपके पास प्लेटिनियम NH3 होल ट्वाइस ONO भी बन सकता है। भाई NO2 का ONO बन जाए। समझ में आ रही है कहानी? तो ये कहानी आप लोगों की रहती है, जहां पर भी आपको SCN का NCS बन जाएगा, है ना। तो आपसे यही चीज पूछी जाती है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, तो ये आप लोगों से आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से कह देता हूं, चलो इसका पैरेडियम का एक NCS और NO2, अगर मैं इसका आइसोमेरिज्म पूछूंगा तो कौन कौन बच्चा है जो इसको बता सकता है, कितने बन सकते हैं? 4। कैसे? एक तो NCS को बदल के करेंगे। देखो बेटा, हाँ 4 ही बनेंगे। चलो पहले एक बार NCS का NO2 के साथ बन गया, ये तो हो ही गया। एक इसका क्या बनता था, SCN बनता था, इसका ONO बनता था, है ना। एक SCN का NO2 के साथ बन जाएगा और एक NCS का ONO के साथ बन जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास 4 आइसोमर्स बने, है ना। वैसे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आप लोगों के लेवल पे इतना ही पूछेगा कि जो आपके कंपाउंड है इनमें कौन सा आइसोमर देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को ज्यादा बड़ी दिक्कत तो लेनी नहीं है। आप लोग तो कहते हैं ना, जहां पे भी एम्बिडेंटेड लिगेंड देखा, हम लोग वहां पर क्या लगा देंगे बेटा, अपना लिंकेज आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि इस क्वेश्चन में कितने तरीके के आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म से पूछा ही नहीं सवाल, इस बार आपसे पूछ लिया हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, तो बेटा ऐसे केस में अगर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने की जरूरत पड़ जाती है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। याद रखना, बाकी लिगेंड से कोई मतलब नहीं हुआ कंपाउंड में। अगर कंपाउंड में यहाँ पे Cl2 दे देता मैं, सपोज करो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आप लोगों के पास कोई फर्क पड़ता? तो आंसर आता सर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स अगर हमारे पास होंगे तो हमारे पास फर्क पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनसीईआरटी ने लिंकेज आइसोमेरिज्म का सिंपल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता रखी है, हाइड्रोसाइड लिगेंड आपको बोल रखा है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स देखिए CONH35NO2Cl2, CONH35NO2Cl2, बहुत सिंपल, देखो ध्यान से सुनो, कुछ बड़ी चीजें दे रखी है। CONH35
NO2Cl2। इसने बोल रखा है एक कॉम्प्लेक्स ये ले लो। और अगर आपको इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म देखना है तो आपके पास क्या ये इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म है? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बिल्कुल है। मैंने क्या बताया था आपको भाई, जहां पर भी एम्बिडेंटेड लिगेंड पड़ जाएगा वहां पर हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म आएगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगी। अब अगर यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो एनसीईआरटी देखिए साफ साफ यहाँ पर अपनी एक लाइन पढ़िए कि जॉर्जन साइंटिस्ट था जॉर्जनसन डिस्कवर्ड सच बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्स जो था विच इज ऑब्टेन्ड एज द रेड फॉर्म इन विच नाइट्रेट लिगेंड इज बाइंड थ्रू ऑक्सीजन ONO। यानी कि अगर वो ONO से बाइंड है इस फॉर्म में तो ये कंपाउंड कौन से फॉर्म में मिला? हमें रेड फॉर्म में मिला। और अगर दूसरे वाले से N से अटैच है लिगेंड, सेंट्रल एटम का जो एटम है अगर वो लिगेंड में N से अटैच है तो ये कौन सी फॉर्म में मिला था? येलो फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ये इस फॉर्म में है तो हमारे पास कौन से कलर में आता है बेटा? येलो कलर में कॉम्प्लेक्स आता है। और ये वाला जो आता है मेरे पास कौन से कलर में आता है? रेड कलर में आता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई कैसे अटैच है कंपाउंड, ये आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? कर लेंगे। और कुछ आप लोगों से इसमें इतना पूछे जाने वाला नहीं है कि भाई आप बताओ इसमें नहीं, लिंकेज है आप लोगों के लेवल पे इतना ही है और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो कहानी आती है मेन वो आती है आपके पास हाइब्रिड आइसोमेरिज्म की। सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, दोनों बातें सेम होंगी, बस जो डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा आइए समझ लेते हैं। ठीक है, मेरी बात को 2-3 बार दिमाग लगा के सुनना। अगर इसको मिटा दूं बेटा, इशारा हो गया। अगर आपके पास, चलो इसे समझाता हूँ, PTNH3 के कंपाउंड से ही समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से अब जो आइसोमेरिज्म आने वाली है, पहले सॉल्वेट और हाइड्रेट का आया था क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, टाइम भी अभी हमारे पास आधे घंटे, अगर नहीं हुआ तो कोऑर्डिनेशन छोटा सा है, ये अगली क्लास में भी खींच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगली क्लास के 10 से 15 मिनट लेगा, लेकिन ये 15 से 20 मिनट ले सकता है, ये 5 से 10 लेगा, ये 15 से 20 लेगा, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझाने के बहुत है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास जो एक्सचेंज होता है ना, अब जैसे यहाँ पर अगर आपने पिछला जो मैंने एग्जांपल कराया किसका, सबसे पहले आयनाइजेशन का कराया, तो उसमें अगर आपने देखा तो मैंने सिर्फ ऐसे एक्सचेंज किया था, ऐसे एक्सचेंज किया था कि Br का Cl के साथ कर दो, लेकिन मैंने लिगेंड का कोई एक्सचेंज किया नहीं किया ना। तो अगर आप लोगों के पास जो NH3 है उसी का एक्सचेंज हो जाए तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो हमारे पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है उसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, लिगेंड पूरा का मतलब सिर्फ आयनिक फॉर्म्स नहीं। देखो अभी हमारे पास जो एक्सचेंज हो रहा था वो कौन हो रहा था, सिंपल काउंटर आयंस और आयंस दूसरे वाले जो है ना। लेकिन अगर आपका लिगेंड्स जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे एक्सचेंज में जा रहे हैं तो के अंदर तो Cl भी लिगेंड ही होता है। हाँ बेटा, मैंने यही तो बोला, अगर आपके पास सिर्फ आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं तो उस केस में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि Cl का अंदर आके Cl का बाहर गया तो ओके। इसने जो एक बात बोली कि सर वो भी तो आयन है, तो बेटा मैं एक बात आपको और अच्छे से बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म व्हिच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ some other ligands as compared to that of ionization isomerism, यानी कि इनमें एक्सचेंज तो होता है लेकिन कुछ और लिगेंड्स का होता है। हमने तो जैसे यहाँ पे CONH3 से PTNH3 और Cl4 का एग्जांपल जिसका दे रखा है मेरे पास, ये कंपाउंड दे रखा है, राइट। अब यहाँ पर तो पॉसिबल है कि कोई आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, नहीं है, कंपाउंड नहीं है ना, सिंगल एक लिगेंड हो गया, इसी के साथ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दिखा रहा है। पर अभी भी मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, इधर ध्यान से देखेंगे सारे। सबसे पहले मैं आपको कौन सी आइसोमेरिज्म सिखा रहा हूँ, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब देखो सॉल्वेट और हाइड्रेट में क्या अंतर है, तो आप कहना सर कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है क्योंकि मुझे ही नहीं पता, मुझे ही नहीं पता। अगर कोई बोलेगा कि कोई अंतर है तो आप कह देना नहीं है सर, क्योंकि हमारे सर ने तो हमें सिखाया नहीं, मतलब मैं तो आपको नहीं सिखा रहा, मैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी से आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसके आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो इसके आइसोमर्स देखेंगे तो PTNH3 का 5, एक Cl अंदर, और एक Cl अंदर आते ही Cl3 हो जाएंगे बाहर, एक NH3 पहुंच जाए। क्या कंपाउंड आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? ऐसी बिल्कुल दिखा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या दिखा सकता है आपके पास, PTNH3 4
2 Cl बाहर और इधर क्या रह जाएंगे 2 Cl और डॉट 2 NH3। समझ में आ रहा है भाई? एक NH3 को बाहर लेके जाओ, Cl को अंदर लेके जाओ। अब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, अब तक मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। देखो यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6, इसका कितना है बेटा, इसका कितना है, तो यानी कि मेरे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो मेंटेन करके रखनी है। अभी मैं एक काम और कर सकता हूँ, PT NH3 Cl3 Cl डॉट 3NH3। एक काम और हो सकता है बस लास्ट, क्या PT NH3 Cl2 डॉट 4NH। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा आइसोमर नहीं बन सकते। Cl4 कहां पर बेटा, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, माय एलोपॉजी। ठीक है, अब बच्चे ने बहुत अच्छे से मेरा करेक्शन किया कि बेटा Cl4 पर बेटा तूने जो कलेक्शन किया है वो गलत है, क्योंकि आइसोमर ही नहीं है। कलेक्शन मतलब करेक्शन मेरे लाल, ये बेटा आइसोमर ही नहीं है। सर ये आइसोमर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आपकी सारी कंडीशन ओबे कर रहा है जो आपने हमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बताया कि आपके पास वो आइसोमर नहीं माने जाएंगे जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या ये आइसोमेरिज्म में नहीं आएगा? तो आंसर क्या है सर? ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता आइसोमेरिज्म में। क्वेश्चन पूछेंगे आप, सर क्यों नहीं आ सकता? बच्चे के दिमाग में आ रहा सर क्यों नहीं आ सकता? सुनो बेटा, आप लोगों के पास यहाँ तक अगर आपने देखा हो तो कंपाउंड के पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट था। बाहर एक Cl4 था तो चार्ज प्रेजेंट है, 4 नेगेटिव, यहाँ पे 3 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कोई ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, ये तो कोई चार्ज देगा नहीं। और चार्जलेस कंपाउंड बनाना वर्जित है, यानी कि आप इस तरीके के कंपाउंड नहीं बना सकते जिनके ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप चारों के चारों क्लोरीन को अंदर ले जाएंगे तो क्या कंपाउंड चार्जलेस नहीं बन जाएगा? कंपाउंड में तो मे भी ना लिगेंड अगर उसमें आ जाता है, कंपाउंड में बन जाता है सेंट्रल एटम के साथ, तो वो पूरा का पूरा तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता है किसको? सेंट्रल मेटल। और उसके ऊपर से जो चार्ज होता है अब ये अंदर ही अंदर सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ सकता। जब आपके पास ये बाहर आपका काउंटर आयन प्रेजेंट है बेटा, चार्ज केवल तभी दे सकता है। तभी तो मैंने आपको बोला आयोनाइजेशन में क्या अंतर था, है उसी का टाइप। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो उसी का टाइप है। आपने जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल अच्छा पूछा था। ये हटा दो, 4 नेगेटिव, हाँ यहाँ पे इसे हटा दोगे 4 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, है ना? तो ये आपका समझ में आया सॉल्वेट और उसमें क्या अंतर था आयोनाइजेशन में? वहां पे हमारे पास आयंस एक्सचेंज होते लेकिन अलग तरीके से एक्सचेंज हो रहे। ये भी टाइप ऑफ आयोनाइजेशन ही है, पर यहाँ पे पूरा कंप्लीटली एंटायरली एक चीज डिफरेंट है, जहां पर हमारे पास जीरो चार्ज पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर जीरो चार्ज पॉसिबिलिटी है तो आप समझ जाना कि ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो क्या आपके पास ये आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो आंसर इज नो। आपसे देखो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड, है ना? ये ऑप्शन दे देगा 1 2 3 और चौथा दे देगा ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल। तो आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आज से पहले ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल करके आ जाते, है ना? लेकिन अब तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया बेटा क्यों नहीं है? ये कहानी क्लियर है? तो ये कहानी होती है आप लोगों के पास इसकी, ठीक है? तो एनसीईआरटी ने हमारे पास जो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म दे रखा है, तो इसने बोल रखा है दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वेयर वाटर इज इन्वॉल्व्ड एज सॉल्वेंट। तो मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा बड़ी बात कहता नहीं हूं, उसने सीआर का ले रखा है, चलो हम लोग सीआर का ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो बेटा, ये हमारे पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है, और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के बाद ये सिंपल से सिंपल एक बात कहता है। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस कहीं नहीं एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी की है अगर मैं बात बोलूंगा, इसमें साफ साफ लिख रखा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में आगे दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बट ये ऐसा क्यों लिखता है? आगे साफ साफ कहता है कि भाई साहब अगर आप COH2O6 Cl3 इस कंपाउंड को उठा लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मुझे इसका आइसोमर बनाना है, ध्यान सुनना बेटा, तो इसका आइसोमर ये हो जाएगा CrH2O5 Cl2.H2O। क्या ये इसका आइसोमर बन जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो साफ साफ बन रहा है सर, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सुनो, यहाँ पर जो काम अमोनिया ने किया था वो कौन कर रहा है? एक्वा यानी कि वाटर कर रहा है।
अब ये जो वाटर जब प्रेजेंट होता है आइसोमेरिज्म में इंस्टेड ऑफ एनी अदर लिगेंड, जब किसी और लिगेंड की जगह पर हमारे पास एक्सचेंज जो होता है वाटर का होता है, तो ऐसे सॉल्वेट को हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। कि जब आपके पास सॉल्वेंट अमोनिया था या और कोई भी होता है XYZ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। पर उसी सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में अगर आपके पास आपका सॉल्वेंट क्या आ जाएगा बेटा, वाटर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो क्या ये इसका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है? तो आपका आंसर है यस सर। और पता कैसे पड़ा? तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है एनसीईआरटी में बताती है कि बेटा ये जो स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स आता है ये तो हमारे पास वायलेट कलर का होता है, ये वाला हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये तो हमारे पास व्हाइट कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा होता है बेटा, हमारे पास ग्रे ग्रीन कलर का होता है। तो ये आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि ये तो इसका एक आइसोमर है, और आइसोमर का मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो कलर में डिफरेंस आ गया, इससे हमें पता पड़ गया कि भैया ये क्या है, इसका आइसोमर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन आया था सिमिलरली, अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं H2O के Cl तक एक और आइसोमर बना सकता हूँ इसका। एक H2O बाहर कर दूंगा, देखो ध्यान से, CrH2O4 Cl2 बाहर एक Cl.2H, ये पॉसिबल है, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके बाद अगर एनसीईआरटी बताएगी कि CrH2O3 और Cl3.3H2O, अगर मैं इसको आइसोमेरिज्म में लिखूंगा तो क्या आप इसको आइसोमेरिज्म मानेंगे? चाहे हाइड्रेट का केस हो, चाहे किसी का भी हो। कंपाउंड के ऊपर आपने चार्ज क्या कर दिया है, 0 कर दिया है कि क्लोरीन रहेंगे तो कंपाउंड के ऊपर तो कोई चार्ज। बेटा आप ये मत सोचना जिस तरीके से मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया गया है कंपाउंड का चार्ज उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नहीं। कंपाउंड का चार्ज कैलकुलेट करना आपको बड़ी क्लास में सिखाया जाएगा। सिंपल है, ऐसे सीख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। बाहर का काउंटर आयन हटा दो, उसके हटाने की वजह से जो आपके पास चार्ज डेवलप होगा वो आपके पास इसके ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। अब यहाँ पे -3 आ जाएगा क्लोरीन को हटाते ही, तो -3 को सेटिस्फाई करने के लिए डब्बे के ऊपर क्या आना पड़ेगा, +3, इसलिए इसका Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3। मेन तरीका तो ये होता है, लेकिन मैंने आपको तरीका सिखा रखा है x + 0 है ना, वो तरीका बोर्ड लेवल पे या जेईई लेवल पे, नीट लेवल पे काम कर जाता है। लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाने लगे जैसे ये वाला तरीका है, इसमें आप कैसे कर पाओगे? अब आपको तो ये चार्जलेस कंपाउंड दिख ही नहीं रहा ना। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दे तो आपका चार्ज लेस थोड़ी कंपाउंड है, चार्ज है इसके अंदर। आप निकाल के देखिए जो मैंने आपको तरीका बताया, x + 0 - 3 = 0। भाई आपके पास तो यहाँ पर x +3 आ रहा है कंपाउंड के ऊपर, आपके हिसाब से कंपाउंड चार्ज वाला है, चार्ज वाला कंपाउंड नहीं है, सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है क्या हो गया है, अंदर की तरफ आने की वजह से 0, खत्म। इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए ये आइसोमर नहीं बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को दिक्कतें रहती हैं, लेकिन आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब CrH2 6Cl3 इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स आपके टिप्स पे रहने चाहिए और उससे जितने भी आप लोगों के पास सवाल बन सकते हैं मैं आपको वो करा देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, ये फॉर्मूला दिया था 1 2 इसका तीसरा आइसोमर बनाया था मैंने, ये 3 आइसोमर, ये तो आइसोमर है, इसे मिटा दो। आप अपने नोट में डाल देना, नोट दिस इज नॉट द आइसोमर, ठीक है। मैं ये 3 हटा रहा हूँ, मैं 3 हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये फर्स्ट पार्ट दे दिया, ये सेकंड पार्ट दे दिया और ये लेट्स से थर्ड पार्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन था अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ नॉन आयोनाइजेबल क्लोरीन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ CrH2O6। आपको बताना है नॉन आयोनाइजेबल क्लोरीन आयंस कितने थे या फिर अरेंज करना है उनको ऑर्डर में, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन ये था, फर्स्ट के सबसे ज्यादा है, सेकंड के सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय थर्ड, ठीक है। ए ऑप्शन ये था। बी ऑप्शन बहुत ही समझदारी से करना इसको, क्योंकि ना बच्चे आते हुए भी गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ज्यादा है सेकंड से लेकिन ज्यादा है थर्ड से, और लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट छोटा है सेकंड से लेकिन सेकंड बड़ा है थर्ड से। ये आपको समझ में आ गया। 1 2 3 मैंने आपको दे दिया भाई, 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको आइसोमर्स बना के दे दिए और ये तीनों के तीनों आइसोमर्स पॉसिबल हैं,
इतना तो समझ में आ रहा है। आपसे पूछा है कि नॉन आयनाइजेबल क्लोरीन का ऑर्डर बताइए कौन सा होगा, तो ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, ए बी सी। चलो मैं आपको बताता हूँ, बी ऑप्शन है ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा पहले की कितना क्लोरीन आयनाइजेबल है, उस चीज को देख लीजिए। पहले केस में 3 क्लोरीन है और तीनों, सुनो मैंने जब आपको पढ़ाया था, आना है, अरे तुम्हें सेंस भी होना चाहिए ना। चलो चलो मैं बताता हूँ। बात तो बच्चे ने सही बोली है, ऑप्शन सर इधर बी देते हैं कि पर भानु होता है। वैसा इस बार सही है। सुनो मैं आपको बता रहा था कि कितने आयनाइजेबल क्लोरीन होंगे। एक बार वापस से चलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको CONH3 5 Br और SO4 ये आयन आपको दिया था बेटा, राइट। इसमें SO4 अंदर और Br बाहर किया था। मैंने आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन में ये वाला कंपाउंड क्या देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा। और एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा ऐसे कि Br बाहर, तो ये किसका टेस्ट देगा, ब्रोमीन का टेस्ट देगा। यानी कि जो हमारे काउंटर आयन है केवल और केवल वही आयनाइज हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो क्लोरीन है ये तो सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे, ये सारे के सारे। तो इसमें जो आयनाइजेबल क्लोरीन है वो कितने हैं, 100%। 3 के 3 क्लोरीन है, और तो कंपाउंड में कहीं क्लोरीन है नहीं, तो इसमें तो 100% आयनाइजेबल है। मैंने क्वेश्चन किसका पूछा था, नॉन आयनाइजेबल। तो इसमें जो नॉन आयनाइजेबल है वो कितना हो गया, 0%। सारे के सारे आयनाइजेबल। इसमें देखो 3 में से 1 अंदर है 2 बाहर है, तो 66% जो भी बनेगा 66.66 बनता है भाई। 2 अंदर 1 बाहर, यानी कि 2 आयनाइजेबल हो सकते हैं और 1 नॉन आयनाइजेबल है। तो इसमें नॉन आयनाइजेबल वो कितना है, सिर्फ 1 है आउट ऑफ ये, तो 66 तो ये हो गया, तो 33.3% नॉन आयनाइजेबल। अब इसमें देखो अंदर पहुंच गया 66.66 नॉन आयनाइजेबल, ये 66.6 क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन अंदर पहुंच गए, 66.6% नॉन आयनाइजेबल। और जो चौथा आइसोमर बनाया जो कि है ही नहीं आइसोमर, अगर वो दे दे तो 100% नॉन आयनाइजेबल। अगर ऑर्डर में इनके जो भी मिटा दिया मैंने यहाँ पर, वो तो बनता नहीं है। लेकिन बेटा नॉन आयनाइजेबल में तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो ये कह सकता है इन कंपाउंड को अरेंज करिए, आइसोमर नहीं है, जरूरी थोड़ी को आइसोमर के नाम से देगा बेटा क्वेश्चन को। आप मेरी बात को समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कंपाउंड ही वैलिड नहीं है। ये किसने बोला, ये उसका आइसोमर नहीं है, मैंने ये बोला। मतलब बनता, हाँ ये उसका आइसोमर नहीं है, ये बोला मैंने। क्यों चार्जलेस कंपाउंड नहीं बनते क्या, न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। कंपाउंड बन सकता है पर वो आइसोमर नहीं होगा उसका, समझ आ रहे हो ना। तो फिर गलतियां छोटी छोटी नहीं करनी, इसलिए जो सबसे ज्यादा नॉन आयनाइजेबल है वो 3rd में। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा हमारे पास, बी आंसर है। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो पूछता है इसमें एक लॉस इन मास का, इसको हटा दो, ये सारा समझ में आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो किसका पूछता है बेटा, लॉस इन मास या परसेंटेज लॉस इन मास। देखो परसेंटेज लॉस इन मास कैलकुलेट होता है आप लोगों के पास, अभी इसी ऑर्डर में पूछ लेगा आपसे कि बताओ इसमें परसेंटेज लॉस इन मास किसका सबसे ज्यादा है, तो आप लोग कैसे काम करेंगे। तो देखो बेटा परसेंटेज लॉस इन मास कैलकुलेट होता है, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है ये चीज हम लोग चेक कर लेते हैं। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ H2O molecule present outside the coordination sphere। इस coordination sphere के बाहर जो H2O होंगे जितने ज्यादा, उतना ज्यादा परसेंटेज लॉस इन मास होगा। एक्चुअल में परसेंटेज लॉस इन मास क्या होता है, जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है बेटा ये डिहाइड्रेट हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को एल्कीन की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल करा रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये डिहाइड्रेशन कर देता है। H2O का मॉलिक्यूल निकाल के डबल बॉन्ड बना देता है, याद है ना, अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 करेंगे तो एल्कीन बना देता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो जितने ज्यादा H2O होंगे उतना ज्यादा हमारे पास उसका मास लॉस होगा। अब देखो यार यहाँ पर कितने H2 है अंदर, 6, तो सबसे ज्यादा मास किसका लॉस होगा, इसका नहीं बेटा, इसका तो एक मास भी लॉस नहीं होगा। जो ब्रैकेट क्या लिखवाया है मैंने, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमारे पास क्या कोई H2 दिख रहा है नहीं, तो सबसे ज्यादा जो लॉस इन मास होगा वो किसमें होगा,
इसमें होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेम, यही रीजन आ जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर मेरे को देना ही था। ठीक है, बी फॉर भानु भाई। ठीक है, तो अधिकतर आप लोगों ने देखा भी होगा, एक टेस्ट तो मैंने ऐसा बनाया था 13 का 13 एमसीक्यू बी 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 बी, है ना, जो एमसीक्यू के पैटर्न थे। भरोसा नहीं होता फिर। हाँ, फिर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि सबका आंसर बी कैसे आ जाता है। चलो खैर, ये तो मेरा मजाक था, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चाहे ए बी सी डी कहीं पे भी डाल दे, इसमें आपको दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। अब जो हमारे पास अगला हेडिंग आता है वो आता है किसका बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। बस यही बच रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ, इसमें कुछ रह तो नहीं गया? नहीं बेटा, इसमें और तो कुछ रह नहीं गया, और तो कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है, इतना जितना लिखा हुआ था वो मैंने सारा इसी के बेसिस पर जो कंपाउंड बन सकते थे मैंने ये सारे दे दिए। अभी जो एक और आइसोमेरिज्म रह रही है, मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की तरफ चलता हूँ। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, अब आप सारे आइसोमेरिज्म पहचान लोगे ना कौन से क्या है। मैं लास्ट में एक बार छोटी सी ट्रिक और दे दूंगा सारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को सबको पहचानने की, एक छोटी सी ट्रिक और दे दूंगा आपको। ठीक है, उड़ा दूंगा अभी इसको। अभी मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है। देखो बेटा, जब आपके पास प्लस और माइनस दो तरीके के आयंस कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं तो ऐसे आइसोमेरिज्म में अधिकतर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये प्लस और माइनस क्या थे? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो, जैसे Pt NH3 और Cl2, दूसरा रहेगा Pd NH3 Br2। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो जब ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास दिखाई देते हैं तो यहां पर अगर आपको देखेगा तो ये वाला क्या होता है? कैटायन। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में, मैंने आपको जब IUPAC सिखाई थी तब मैंने बताया था इसका अलग नाम लिखते हैं, फिर जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर आता है हाफ हाफ करके बांट देते हैं, है ना। ये ट्रिक थी, तरीका अलग होता है, उसके बाद बारे में हमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं। पर मैंने आपको बता तो रखा है ना, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, और ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आधा आधा बांट देना। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा एक सवाल, सर अगर 3 5 आ गए तो क्या ढाई ढाई बांटेंगे? तो ऐसा नहीं आएगा आप लोगों के सिलेबस में। अगर ऐसा आता है फिर आपको लिगेंड्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है। जैसे Fe का कंपाउंड में आपके पास अगर दोनों Fe हैं तो 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर फिर एक 2 और एक 3 के साथ जाएगा। कौन सा 2 जाएगा, कौन सा 3 जाएगा? बिलीव मी, नीट तक के लेवल पर और जेईई मेंस तक के लेवल पर ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए। एडवांस से पूछ सकता है नो डाउट, पर अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं जो मेरा फेवरेट पैटर्न है नीट का, उसमें ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सा 2 के साथ जा रहा है कौन सा 1। हाँ, एज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट अगर आप हैं, जैसे कॉपर का देके पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर किस में प्लस क्यू प्लस के साथ आ रहा है, किसमें क्यू प्रिक के साथ आ रहा है। यानी कॉपर कहाँ 3 आ गया सपोज करो, अब 3 में किसके साथ 1 में है, किसके साथ 2 में है, ये आपको फिर प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने टफ बुक बता रखी है आप, उस बुक में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कॉपर कहाँ पर किसके साथ क्यू प्रिक के साथ बना रहा है और किसके साथ क्यू प्लस के साथ बना रहा है। तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि 1 और 2 को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन बोर्ड के लेवल पे बिलीव मी 1 और 2 ही आएगा, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे आएंगे। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, 4 हो गए 2 बांट देना है, 2 हो गया तो 1 बांट देना है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म है ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिया था। देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। देखो CONH3 और CrCN6। अब इसने क्या करा हम लोगों को यहाँ पर, इसने कहा कि भाई जो कंपाउंड है इन विच द NH3 लिगेंड्स आर बाउंड टू कोबाल्ट एंड CN लिगेंड्स आर बाउंड टू क्रोमियम। ठीक है, तो इन इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर, अब इसने आइसोमर बना दिया कि Cr के साथ तो NH3 भेज दिए और CO के साथ, अबे इसका आइसोमरिज्म बना दो ना, PD के साथ ये भेज दो। अच्छा, दोनों सेम ले लिए, वही मैं सोच रहा था। अरे बात तो सही है, कोई बन तो सकता है। आपको मैंने क्या बताया, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर दिखे तो क्या मार देना, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये मान के चलो ना। अब मैंने कहा कि भाई अगला जो आइसोमर है PT CN4 और PD के साथ एक्सचेंज किसका हो गया, NH3 तो हो गया। ये देखो ये दोनों क्या दिखा रहे हैं आपको, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। यानी कि एक्सचेंज किसका होगा आपके पास, जो आयंस है इनका किसके बीच है, पूरे के पूरे प्लस और माइनस चार्ज के बीच।
भाई जब आपको मैंने बताया था तो ऐसे केस में इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे। इसकी नेमिंग ऐसे कैसे रखी थी मैंने, इसकी प्लेटिनम और इसकी पैलेडेट, या इसकी क्या हो जाएगी अब पीडी की पैलेडेट होती थी ना, बताया था। वैसे पीडी के जनरली आपको नेमिंग आएगी नहीं, है ना, वैसे पैलेडेट बन जाती है। फेरेट, क्यूप्रेट, ये मैंने सारी करा रखी है ना, लेड की प्लमेट, ये सारी चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में एक चीज जो आपसे पूछी जाती है वो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, और बहुत ही सिंपल है, ये भी सुन लो कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, क्या है? मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों के पास प्लेटिनियम और पैलेडियम है और ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऐसे केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा 2 रहेगा। यानी कि प्लेटिनियम और पैलेडियम में 4 जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 2, इसलिए 1 और 1 डिवाइड कर देना। समझ में आ रहा है? प्लेटिनियम और पैलेडियम के कंपाउंड अगर आपको दे रखे हैं और ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके पास कितना है, मार्कर किंग का, ये अगर 4 आता है तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेगा, मतलब सेम कंपाउंड प्लेटिनियम और पैलेडियम है, और अगर इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर 6 आ जाता है तो ऐसे केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। 4 का 2 और 6 का 3, ऐसा मत करना, 4 होगा, ठीक है, आधा आधा करना है। हाँ, तो 2 2, ठीक है। तो ये चीज आपको ट्रिक कामयाब हो जाएगी। 8 नहीं, 8 का आएगा इन कोऑर्डिनेशन में। 8 के कॉम्प्लेक्स देखें कभी तुमने? देख भी नहीं सकता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आ गए तो आपके सिलेबस में ये है, बनते ही नहीं है, 7 के बहुत मुश्किल से बनते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल की, है ना, तो ये तो काफी मुश्किल हो जाते हैं 8 के कॉम्प्लेक्स बनाना। भाई मैंने तो आज तक अभी तक देखे नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेम सा, PTNH3 मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आप बता देना। PTNH3 और PTCl4, ठीक है, ये कंपाउंड है, और दूसरा क्या है PTCl। अब बताओ पहले तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैसे पता पड़ा? 2 ब्रैकेट हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल सी तो बात है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म साफ साफ दिखाई दे रही है हम लोगों को, है ना। अब इसके कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर्स बनेंगे ये चीज आप लोग बताइए। क्या पूछो क्वेश्चन में कि इसके कितने कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म इसके बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, तो आप किस तरीके से आपका आंसर करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोगों के पास ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, है ना। अब देखो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, PTNH3 एक Cl इसका आ जाएगा, देख लो बेटा, PTCl3 और डॉट NH3, राइट। एक दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, PTNH2 मतलब NH32 Cl2 और PTCl2 डॉट 2NH3, ठीक है। तो ये भी आपके पास आइसोमेरिज्म है, मेरे लाल, ये भी आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और आप लोग कोई आइसोमेरिज्म बना सकते हैं क्या, बनाओ, कोशिश करो। देखो बेटा अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि सर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, Cl3 को बना देंगे और एक NH3 बाहर रख देंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास एक Cl3 NH3 को बाहर रख देंगे, तो बेटा ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, सारे बदल दे, वो फिर ये हो जाएगा। भाई तू कहना चाह रहा है सारे बदल दो, तो मैं ये कहता हूँ चल PTCl4 PTNH3 यही तो कहना चाह रहे हो बेटा, मेरे को बता दो इन दोनों में अंतर क्या है। हाँ तो 3 ही कंपाउंड बन सकते हैं। ऐसे केस में हमारे पास जो आइसोमेरिज्म बनेंगे इसमें कितने हमारे पास, केवल और केवल 3, और इवन आइसोमेरिज्म तो अगर मेरे से पूछोगे तो केवल 3 ही होंगे, ठीक है। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आइसोमेरिज्म कितने बनते हैं। अब इसका भी ट्रिक होती है, तो लिखो इफ देयर आर
if there are n number of ligands, then number of coordination isomerism is equals to n/2। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे बेटा? n/2। लेकिन सुनो, यहां पर हमारे पास अगर n/2 करेंगे तो यार 1 ही आ रहा है, 2/2 तो 1 आ गया, है ना? तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बना के दो तो बना के दिखाई दिए मैंने तुम्हें यार, ये आइसोमर नहीं है, 2 ही बनेंगे इसके। तो ओरिजिनल कंपाउंड नहीं, उसको भी मैं बता रहा हूँ आइसोमर कितना। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे केवल यही चीज पॉसिबिलिटी है ना, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो अगर आपसे पूछेगा कि आइसोमर कितने बनेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो आपको आंसर क्या लगाना है? n/2 ढूंढ के। n क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, दिख रहा है ना आपको भाई। बट इफ द मेटल इन बोथ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज सेम, अगर दोनों केस में मेटल सेम रहता है, यानी कि जैसे कि यहां पर है, तो ऐसे केस में जो आपके आइसोमर्स आएंगे तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या माने जाएंगे? केवल और केवल n। तो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज इक्वल्स टू n इफ मेटल सेम, जैसे कि यहाँ का केस है, दोनों के केस में प्लेटिनम है ना, तो अगर प्लेटिनम दोनों के केस में दे रखा है, तो ऐसे केस में आपके पास जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होंगे वो कितने आएंगे बेटा हमारे पास? बताओ, n के इक्वल आएंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी होती है आप लोगों के पास, जो भी पूछा जाएगा उसमें तो 4 तो बने नहीं। क्या बेटा? आपने लिखवाया n के बराबर होंगे, पर हमारे तो 2 आ रहे हैं। अब हमारे पास तो कंपाउंड में मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी जल्दबाजी में। अभी देख लेते हैं। PtNH3 4 और PtCl4। अगर हमारे पास उल्टा तो नहीं लिखवा दिया आपने? n/2, हाँ उल्टा लिखवा, सही बोल रहा है बच्चा। अगर हमारे पास उल्टा कर दिया है, मेटल सेम है तो प्लीज चेंज कर लीजिए। मेटल सेम है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म n/2, और अगर मेटल डिफरेंट है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज इक्वल्स टू n। ठीक है, एक बस जैसे बता दो, डायरेक्ट बता दो। सपोज करो CrNH3 और CrCl6, बताओ इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल? CrNH3 CrCl6 3। हाँ, तो ये मत कहना 6 और 6 12 हुए, गिनेंगे एक ही लिगेंड को, गिनेंगे एक ही लिगेंड को। तो 6 के क्योंकि n/2 करेंगे 3 पॉसिबल है। समझ में आ गया? और अगर लिगेंड अलग अलग होते तो हमारे पास कितने आए थे उसके? फिर 6 n के इक्वल हो जाते। ठीक है, तो ये कहानी होती है आपके पास किसकी? आपकी सारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय एनी अदर बुक्स भी हैं, मैं कौन सा खुद मेरी थोड़ी है। तो ये सारी चीजें जो आपको करने पड़ेंगी। अब मैं आपको 5 मिनट के अंदर सारी समरी बता देता हूँ कि अभी कराया गया। ठीक है, और सारी ट्रिक्स देखो। 4 तरीके की आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी। आयनाइजेशन अब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कोई सा भी आइसोमेरिज्म पहचान तो लोगे। अब देखो ट्रिक। चौथा कौन सा था हमारे पास? सॉल्वेंट। ठीक है, अब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में तो केवल क्या आ सकता है? तो हाइड्रेट। देखो आयनाइजेशन, जब बाहर के मतलब सेंट्रल मेटल के पास एक लिगेंड हो और दूसरा भी लिगेंड हो, और इसके साथ आयन का एक्सचेंज होगा, तो ये समझ जाना आपके पास कौन सा आइसोमेरिज्म है? आयनाइजेशन। सिंपल। लिंकेज क्या आइडेंटिफाई करना है? NO2 HCN CN, और क्या क्या है आपके पास? मेन यही है ना। ये अगर प्रेजेंट हुए तो आपको क्या दिखेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन, जहां भी आपको ऐसे दिख गए 2 ब्रैकेट, क्या लगा के आ जाना? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और आपके पास अगर वाटर इन्वॉल्वड एज अ लिगेंड, तो या तो वो सॉल्वेट होगा या फिर वो हाइड्रेट होगा। वाटर को छोड़ के अगर कोई अमोनिया है दूसरा सॉल्वेंट, तो वो कौन सा बनेगा? सॉल्वेट। और अगर H2 है तो हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रेट बनेगा। ठीक है, तो जो अगली कहानी है वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल, हालांकि एनसीईआरटी ने उल्टा दे रखा था, पहले ज्योमेट्रिकल दे रखा था, पर मैंने फिर पेज खुला बाद में ध्यान दिया कि पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म दे रखा है, फिर आपका स्ट्रक्चरल दे रखा है।
कोई बात नहीं, शुरू कर दिया है अब हम लोगों ने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगली क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल को 10 से 15 मिनट ख़त्म करके वीबीटी की तरफ बढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।